स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे। हम लोग 2023 का जो हिस्ट्री है उसका हम कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। उसका आपका ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट लॉन्ग टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है, जो पीछे के लेक्चर में आप देख सकते हैं। और हम लोग 2024 का ये हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग इसमें कर रहे हैं, और इस तरह से कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव हो और आपका कुछ छूटे नहीं। तो इसमें हम लोग अभी पढ़े हैं, उससे आगे इसको बढ़ाएंगे। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद हम ग्रेजुएशन का आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। ये एग्ज़ाम तक ही आप लोगों के लिए है। चलिए, ये 18 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आश्रम व्यवस्था तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था को एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो आश्रम व्यवस्था है आपका, ये जो आश्रम व्यवस्था है इसमें आयु को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हिंदुओं का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसमें आपको ऋग्वेद का नाम आता है। कौन सा आता है? ऋग्वेद है। ये द ओल्डेस्ट वेदा, द ओल्डेस्ट वेद है। सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बाद और 3 वेद जो है वो आपको उसकी रचना होती है, जिसमें आपको सामवेद, उसके बाद एक है आपका यजुर्वेद, और लास्ट वाला है आपका अथर्ववेद। तो ये सबसे द ओल्ड जो आपका वेद है वो आपका ऋग्वेद है। तो ये ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है, 10 पार्ट में ये डिवाइडेड है, 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के बाद आपको जो ऋग्वेद के बाद फिर आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और 3 वेद जो है उसका आपको रचना होता है, उसको लिखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको फर्स्ट जो कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जिसको हम बोल सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल का मतलब हो गया कि जो ऋग्वैदिक पीरियड के बाद का जो पीरियड है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि आपको स्मृति ग्रंथ का आपको रचना होता है। स्मृति ग्रंथ जो है इसको लिखा जाता है। और सबसे पहले जो स्मृति ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था मनुस्मृति। इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम में इसको मनुस्मृति लिखेंगे। और इसको जो है मनु महाराज, ये जो मनु है, मनु महाराज ने इसको लिखा था। और मनु महाराज ने जो मनुस्मृति लिखा तो उसमें जो है आपको जो लाइफ है, इंसान का जो जीवन है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इनटू हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ द एज बिटवीन डिवाइडेड इन द आश्रम सिस्टम। ये जो आश्रम सिस्टम है इसकी चर्चा मनु महाराज ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में किया।
और उसने क्या किया कि जो उस समय यानी वैदिक पीरियड में जो आपको ह्यूमन एज था, जो मनुष्य का एज था, उसकी उम्र को 100 ईयर्स माना, एवरेज एज 100 ईयर्स एवरेज एज माना। किसने माना? मनु महाराज ने माना। आज के समय में यदि देखा जाए तो इंडिया का जो जेंट्स है, जो मेल है, मेल का जो आज के समय में एवरेज एज 65 ईयर्स माना जाता है, और जो लेडीज़ है वो लगभग 2 से 3 साल अधिक दिन जिंदा रहती है। तो इसलिए 67 ईयर्स आपको वीमेंस का यानी महिलाओं का आज के समय में आपका ये लाइफ स्पैन आप एक तरह से कह सकते हैं, उसका जो एज है एवरेज एज माना जाता है। तो ये जो वैदिक पीरियड था, उस समय लोग अधिक जिंदा रहते थे, अधिक जीते थे। तो मनु ने उस समय 100 ईयर्स जो है मनुष्य के जीवन काल को माना, और इस 100 ईयर्स को 4 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया, और उस चारों पार्ट का नाम रख दिया, वो 4 आश्रम सिस्टम में इसको डिवाइड कर दिया। तो जो सबसे पहला जो उसका आश्रम था, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो 0 से लेकर के 25 ईयर्स तक का जो टाइम है, इसको उसने क्या कहा मनु ने? ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। आप ध्यान दीजिएगा इसको, चूँकि आपको वेरी शॉर्ट में पूछ देगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। अब 25 साल तक क्या करना है? 0 से 25 साल के बीच कई प्रकार के जो संस्कार होते हैं उससे गुजरना होता है, और इसी में एजुकेशन वगैरह जो है आपको ग्रहण करना पड़ता है। और जब 25 ईयर्स जब आप पार कर जाते हैं तो दूसरा आश्रम स्टार्ट होता है, और ये भी 25 साल चलता है मनु के अनुसार, मनु स्मृति के अनुसार। तो इसमें क्या होता है कि ये गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ये दूसरा प्रकार का आश्रम हो गया आश्रम सिस्टम में। इसमें क्या हुआ कि 25 ईयर्स के तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो किए, ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो किए, और उसके बाद आप अपना मैरिज सिस्टम वगैरह, विवाह वगैरह हुआ, उसके बाद संतान हुए, आप उनके शादी विवाह किए, और उसके बाद बहुत सारे जो आपको यज्ञ वगैरह है जो करना है वो करके जब आपका उम्र 50 ईयर्स हो गया, तो 50 ईयर्स होने के बाद आप बाकी जो 50 से 75 साल का जो एज था, इसको मनु ने क्या कहा कि ये वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम। यानी मनु ने एडवाइस दिया वैदिक काल के लोगों को कि जब आपकी उम्र 50 साल पार कर जाए तो लगभग 25 वर्ष तक आपको वानप्रस्थ आश्रम में रहना है, यानी जंगल में जा कर के आपको तप तपस्या करना है, और तप तपस्या करके कुछ ज्ञान हासिल करना है, और ज्ञान हासिल करके जब 75 ईयर्स में आपको ज्ञान हासिल कर लेना है, तो अंतिम जो आपका पीरियड होगा वो 75 से 100 ईयर्स का होगा। ये हो जाएगा आपको संन्यास आश्रम। तो इसमें क्या करना है कि जब आप 75 ईयर्स के एज को पार कर जाएंगे, तब आपका काम क्या है कि आप जो है लोगों के बीच में जाकर के आपने इस 50 से 75 साल की उम्र में जंगल में जाकर के जो भी ज्ञान आपने हासिल किया है, उस ज्ञान को अब लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना है, और सन्यासी आपको बन जाना है, सन्यास आश्रम में चल जाना। आपको घर गृहस्थी से अब कोई मतलब नहीं है, मोह माया से आपको फ्री हो जाना है, और 100 ईयर्स की उम्र तक इसको करना है, और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। लगभग इसको एवरेज माना है। तो ये आश्रम सिस्टम है, आश्रम व्यवस्था है। तो आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हैव द एज बीन डिवाइडेड इन द आश्रम सिस्टम? तो इसमें आ गया कि 4 पार्ट्स। ये सी जो ऑप्शन है आपका सही जवाब हुआ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह,
प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज वाज नॉट कंसाइडर्ड गुड? ब्रह्म, उसके बाद दैव, उसके बाद प्रजापत्य और लास्ट है असुर। ये काइंड्स ऑफ मैरिज है एट द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड। तो अब जो मैरिज सिस्टम है, अगर आप इसको देखिए तो इसमें मैरिज सिस्टम में एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि इसमें इसकी ये मनु ने ही क्या किया कि मैरिज सिस्टम भी बनाया। किसमें बनाया? मनु स्मृति में बनाया। मनु स्मृति जो आपका ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुसार क्या किया? मनु महाराज ने इसको लिखा है। क्योंकि ये पहला संविधान निर्माता इनको कह सकते हैं आप। मनु महाराज ने ही मनु स्मृति को लिखा। अब इसने क्या किया कि इस मैरिज को दो पार्ट में बांट दिया, विवाह को दो पार्ट में बांट दिया। एक को कहा जाता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अनुलोम विवाह। देखिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी अगर पूछ देगा आपको और वेरी शॉर्ट में भी पूछ देगा, तो भी आप जो है इस कॉन्सेप्ट को यदि समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरह से आप उसका आंसर लिखने के कंडीशन में होंगे। तो मनु स्मृति में विवाह को दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया अनुलोम विवाह और दूसरे को कहा गया प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह हिंदी में भी आप लिख सकते हैं प्रतिलोम विवाह। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मैरिज है, इस मैरिज के लिए आपको दो चीज़ का होना जरूरी है। एक आपका वर होगा और एक आपका कन्या होगा। यानी एक दुल्हा और एक दुल्हन, हम इसको कह सकते हैं, मैरिज के लिए होना अनिवार्य है। अब उस समय जो सोसाइटी था, जो वैदिक पीरियड में जो भारत का भारतीय समाज था, जो इंडियन सोसाइटी था, वो आपको पता है कि 4 पार्ट्स में बटा हुआ था। इसकी चर्चा ऋग्वेद, जो आपका द ओल्डेस्ट जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें 10 मंडल है और उसके 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। उसी पुरुष सूक्त में जो है ये कल्पना किया गया है, ये आपको काल्पनिक बातें कल्पना की गई है कि ये ब्रह्मा जो है उन्होंने सृष्टि को बनाया और ब्रह्मा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर अपना ब्रह्मा है, आप मान लीजिए इस तरह से, आप इसी को ब्रह्मा जी मान लीजिए। हमको बहुत कुछ नहीं आता है इसको बनाने, फिगर वगैरह। ये ब्रह्मा जी कुछ मान लीजिए इस तरह का। अब इसमें कहा गया कि इनका जो मुख है, ये मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ये किस में चर्चा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चर्चा है। उसके बाद ये जो आप ये चेस्ट वाला जो भाग, भुजा जो देख रहे हैं, ये बाँह, इस पार्ट से जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ। उसके बाद ये जो कमर वाला पार्ट देख रहे हैं, इससे जो है किसका जन्म हुआ? तो इससे आपको वैश्य का जन्म हुआ। और लास्ट में जो ये पैर जो देख रहे हैं ब्रह्मा जी का, अपना बनाइएगा फोटो, इससे शूद्र का जन्म हुआ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वैदिक पीरियड में जो इंडियन सोसाइटी था, द इंडियन सोसाइटी हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो वैदिक काल में अगर देखा जाए तो जो भारतीय समाज था वह 4 जातियों में, 4 वर्णों में, 4 कैटेगरीज में वो डिवाइड था। एक जो है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। उसमें जो ब्राह्मण है उसका स्थान सबसे ऊपर था, उसके नीचे क्षत्रियों का स्थान था,
उसके नीचे वैश्यों का स्थान था, और ये तीनों वर्णों का जो सेवा करने वाला है उसे शूद्र कहा गया। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में मनु ने इंडियन सोसाइटी को बांटा था, और इसकी चर्चा आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 जातियों की चर्चा है कि ये ब्रह्मा के ने ही इसका इस तरह से सृजन किया। अब क्या है कि अब देखिए यहाँ विवाह पर आते हैं। मनु महाराज ने जो मनु स्मृति लिखा, तो अनुलोम विवाह आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जो वर होता है आपका, यानी इसको जिसको दुल्हा कहते हैं, आप अंग्रेजी में इसका वर्ड आप देखिएगा, तो वो जो वर होता है ये आपको उच्च कुल का होता है, उच्च कुल होता है वर का, और कन्या निम्न कुल की होती है। यानी जो दुल्हा होगा वो ऊंची जाति का होगा, और जो दुल्हन होगी वो निम्न जाति का होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण आपका दुल्हा है और दुल्हन अगर क्षत्रिय है, तो ऐसे ये क्या हो गया, दुल्हा आपको उच्च वर्ण का हो गया और कन्या जो हुई सो निम्न वर्ण की हो गई, उससे थोड़ा नीची जाति का हो गया। तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा मनु ने, और इसको जो है शास्त्रों में मान्यता दिया कि ये विवाह जो है वो सोसाइटी के लिए वैध है, इसको माना जा सकता है। और प्रतिलोम विवाह में क्या हुआ कि उच्च कुल किसका है, ये कन्या का है, दुल्हन है, दुल्हन ऊंची जाति की है, और निम्न कुल में निम्न कुल का कौन है, वर है, यानी दुल्हा नीची जाति का है। तो इसको मनु ने कहा कि ये प्रतिलोम विवाह है, और उसने समाज में इस विवाह को मान्यता नहीं दी। उसने कहा कि जो ऊंची जाति का पुरुष है वो अपने से नीची जाति के अगर लड़की से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं, और इस विवाह को मनु ने मान्यता दिया। लेकिन जो प्रतिलोम मैरिज था, प्रतिलोम जो विवाह था, उसमें क्या होता था कि चूँकि कन्या ऊंची जाति की होती थी और वर उससे नीचे जाति का होता था, इसलिए कहा कि ये विवाह सोसाइटी के लिए मान्य नहीं है। और इस तरह से 2 पार्ट में बांटा। अब ये जो अनुलोम विवाह देख रहे हैं, इसको भी 4 पार्ट में बांटा। इसमें पहला जो है आपका ब्रह्म विवाह है। हम पिछले लेक्चर में इसी वजह से इसको छोड़ दिए थे, हम जान रहे थे कि ये थोड़ा लंबा है। ब्रह्म विवाह है। अनुलोम विवाह भी 4 प्रकार का है, और आपका प्रतिलोम विवाह भी 4 प्रकार का। अब हिंदी मीडियम में हम लिख रहे हैं, आप इसको इंग्लिश मीडियम में ब्रह्म विवाह ही लिख लीजिएगा, चूँकि इसका कोई ट्रांसलेट इसको करना नहीं है, वैसे ही आपको इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ। उसके बाद ब्रह्म विवाह के बाद अगर दूसरे विवाह को देखिएगा, तो दूसरा विवाह कौन सा होगा, दैव विवाह। दैव विवाह, उसके बाद प्रजापत्य विवाह, और एक और इसमें आ जाता है आपको आर्ष विवाह आ जाएगा। आर्ष, आर्ष मूर्धन्य स से इसको लिखते हैं, आर्ष विवाह। तो ये ब्रह्म विवाह जो है, आज के समय में रात भर जो वैदिक रीति रिवाज से जो विवाह संपन्न होता है, बारात आता है, और आज जिस तरह से जिस विवाह को मान्यता होता है, जो माता पिता के मर्जी से होते हैं, तो वो विवाह जो है आपको उसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में अभी भारतीय समाज में। दूसरा है आपका दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था कि दैव विवाह में अगर देखा जाए तो इसमें जो आपको दैव विवाह में क्या होता था कि जैसे आप यज्ञ वगैरह आपको करवाना है, और यज्ञ कोई आया, कोई पंडित आया और आकर के कहा कि आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, आप कुछ पूजा पाठ कीजिए, यज्ञ वगैरह कीजिए, और यज्ञ वगैरह कीजिएगा तब जा कर के आपका स्थिति थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि यज्ञ करने के लिए सोचा, लेकिन वो गरीब है यज्ञ करने वाला,
उसके पास पुरोहित को देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो उसके बदले में अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया। तो इसी को दैव विवाह कहा जाता था, यानी यज्ञ के खर्च के बदले, फॉर द कॉस्ट ऑफ यज्ञ, यानी यज्ञ के खर्च का मेहनताना के रूप में ये जो पुजारी होता था वो उस व्यक्ति के बेटी से विवाह कर लेता था, तो इसको दैव विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य जो विवाह है, इस प्रजापत्य विवाह में क्या होता था कि ये आपको माता पिता के मर्जी से होता था, लेकिन इसमें क्या होता था कि कोई वर है वो कन्या को पसंद किया और कन्या वर को पसंद किया, इसकी छूट होती थी। और इसमें कन्या का जो पिता होता था ये एक ऑर्डर देता था वर को कि ले तो जा रहे हो, लेकिन इसके पालने पोसने में हमने बहुत परेशानी उठाई है, ध्यान रखना इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस बात का शपथ लेकर के और पिता जो है अपने पुत्री का हाथ वर को सौंप देता था। तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं और इसको भी मनु ने मान्यता दिया है। और चौथा जो अनुलोम विवाह का प्रकार है वो आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में क्या है कि इसमें एक कन्या का जो पिता है वो वर से 1 या 2 जोड़ा गाय या बैल लेकर के और उसके बदले अपने कन्या का उससे विवाह कर देता था। तो इस विवाह को, चूँकि उस समय क्या था, पशुधन था, आपको गाय बैल ये सब पशुधन था, पशुपालन प्रचलन था वैदिक पीरियड में समाज में, तो पशु ही धन होते थे उस समय। आज की तरह कुछ नहीं है दान दहेज वाला सिस्टम की बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये आर्ष विवाह में कन्या का जो पिता है वह 1 या 2 जोड़े गाय या बैल लेकर के जब अपनी कन्या को किसी वर को सौंप देता था, तो ऐसे विवाह को हम आर्ष विवाह कहते हैं। तो इस तरह से अनुलोम विवाह का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब आ गया प्रतिलोम विवाह। तो यहाँ देख लेते हैं प्रतिलोम विवाह को, कलर चेंज करके देख लेते हैं। प्रतिलोम विवाह को देखते हैं। प्रतिलोम विवाह हिंदी मीडियम वाला आप लिख लीजिएगा इसको। इसमें आ गया प्रतिलोम में एक तो आ गया आपका ये असुर। इसमें प्रतिलोम विवाह में यदि आप इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा, इसमें असुर आ जाएगा, गंधर्व आ जाएगा, असुर विवाह, उसके बाद राक्षस विवाह, उसके बाद में आपका गंधर्व विवाह, और लास्ट वाला चौथा आप लिख लीजिए। इसमें चौथा प्रकार का जो विवाह होगा उसको पैशाच विवाह कहा जाएगा। पैशाच विवाह। तो ये आपने देखा कि मनु स्मृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति, द मैरिज सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक हो गया आपका अनुलोम विवाह, एक हो गया आपका प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो अनुलोम विवाह को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें जो आपका वर है वो ऊंची जाति का और कन्या निम्न जाति का है। उसमें हमने 4 प्रकार का ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह को देखा। और नेक्स्ट इसको जो है मनु के द्वारा मान्यता दी गई है समाज में। लेकिन जो प्रतिलोम विवाह है इसमें क्या होता है कि कन्या की जाति ऊंची होती है और जो वर का जाति होता है वो निम्न होता है। इसको जो है मनु ने इस विवाह को मान्यता नहीं दिया समाज में। तो इसमें एक असुर विवाह आता है। अब असुर विवाह में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें कन्या का जो पिता है वो कुछ धन दे करके, किसी धन के बदले जब अपनी बच्ची को बेच देता है, तो ऐसे विवाह को हम असुर विवाह कहते हैं। इसको मान्यता नहीं थी। राक्षस विवाह,
राक्षस विवाह में आप देखेंगे तो जैसे जबरदस्ती किसी का अपहरण करके जो विवाह, जैसे रावण ने सीता का अपहरण विवाह करने की नियत से किया था, अगर वो कर लेता तो वैसे विवाह को हम राक्षस विवाह के श्रेणी में रखते। इसको भी मान्यता मनु ने नहीं दिया था मनु स्मृति में। तीसरा है गंधर्व विवाह, इसमें आता है आपका लव मैरिज। ये लव मैरिज आता है आपको, ये इसको भी मान्यता नहीं दिया। मनु महाराज ने इसको भी, गंधर्व विवाह को भी, लव मैरिज को भी मान्यता नहीं दिया और कहा कि ये भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इट इज़ नॉट फेयर। और लास्ट है आपको पैशाच विवाह। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई बेसुध है, कोई पागल है, विक्षिप्त अगर कोई महिला और उसके साथ कोई जबरदस्ती कर दिया किसी, आप चलिए मनचला या किसी ने भी ज़बरदस्ती कर दिया, उसका रेप वगैरह हो गया, तो सोसाइटी के लोग क्या करते थे, एक पंचायत बैठा करके और उसी पीड़िता के साथ, उसी लड़की के साथ, उसका जिसने भी इसके साथ दुष्कर्म किया है उसके साथ विवाह कर देता था। तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। तो इस तरह से प्रतिलोम विवाह में 4 हो गया, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और उसके बाद पैशाच विवाह। तो प्रतिलोम विवाह was not allowed in the Vedic period according to मनु स्मृति, एंड अनुलोम विवाह was क्या, अनुलोम विवाह जो था वो उसकी इजाज़त थी, अलाउड था। अनुलोम विवाह was allowed according to मनु स्मृति, जो कि मनु स्मृति वैदिक पीरियड का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अब आप आइए, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता था? तो क्लियर है असुर विवाह। इसको आप असुर विवाह को ये टिक लगा देना। ये लंबा कॉन्सेप्ट था और इसको ऑब्जेक्टिव मान के आप नहीं चलेंगे, ये बहुत फुल कंसेप्ट इसका आपको हमने समझा दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। इन विच बुक इज ए पुरुष सूक्ता मेंशन्ड? ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत। अगर देखा जाए तो ये जो पुरुष सूक्त है इसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। हम बताए हैं कि ये जो हमारा ऋग्वेद है, द ओल्डेस्ट वेद जो है हमारा, तो वो जो वेद है वो 10 पार्ट में बटा हुआ है जिसको हम 10 मंडल कहते हैं। और उसमें से जो 10th मंडल है, 10th मंडल है, इसी 10th मंडल में 10वें भाग में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में क्या चर्चा है जो ऊपर हम बताए हैं कि एक आदि पुरुष की कल्पना की गई है। मतलब कि एक ब्रह्मा क्या कल्पना किया गया है कि जो मानव है उसकी समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसकी उत्पत्ति इसी ब्रह्मा से हुई है। और ब्रह्मा ने इसको सृजन किया है, ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, आर्म्स से, और अपने कमर से वैश्य को, और जो शूद्राज है उसको अपने फुट से, पैर से जो है उसकी उत्पत्ति की है। तो ये ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, उसी 10th मंडल में एक पुरुष सूक्त है और उसी में इन 4 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्णों में बटा हुआ है सोसाइटी, उस समय का वैदिक पीरियड का सोसाइटी, इसकी चर्चा है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो क्लियर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है 21। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? इंडिका, मेघदूत, अर्थशास्त्र, वाल्मीकाग्निमित्र। विच बुक डिड कौटिल्य कंपोज? इंडिका, मेघदूत, अर्थशास्त्र, वाल्मीकाग्निमित्र। अगर देखा जाए तो इस 4 बुक का नाम दिया है। तो आपको पता है कि जो इंडिका है इसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये मेगास्थनीज कौन था? ये यूनान का, ये ग्रीक एम्बेसडर था, ये ग्रीक एम्बेसडर था। ग्रीक एम्बेसडर का मतलब है कि ये यूनानी राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ होता है
तो हेल्ला के साथ आता है, समझिए कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में, और यहाँ रहता है। तो फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का जो खास करके पाटलिपुत्र जो उस समय कैपिटल था मौर्य एम्पायर का, तो उस कैपिटल का उसने इसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया है मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में। और ये जो मेघदूत देख रहे हैं, ये कालिदास का रचना है और हमें बताना है कौटिल्य का। तो ये अर्थशास्त्र जो देख रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है। आप आज का अर्थशास्त्र नहीं समझिएगा, पहला जो अर्थशास्त्र लिखा था वो चाणक्य ने लिखा था। तो अर्थशास्त्र ही हमारा आंसर होगा, कौटिल्य ने लिखा है। और ये अर्थशास्त्र क्या है? एक पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटिकल बुक है ये राजनीतिक पुस्तक आप इसको कह सकते हैं। और इसमें आपको 15 पार्ट्स में यहाँ डिवाइडेड है, और 15 पार्ट्स में 180 टॉपिक्स है। इसमें टॉपिक्स है 180 टॉपिक्स पर इस पर चर्चा है। तो इस तरह से ये 15 भागों में डिवाइडेड है आपको जो ये अर्थशास्त्र है। और इसको लिखा है किसने? ये कौटिल्य ने। और कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक मिनट, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसी को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, खास करके आपको कौटिल्य से। कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और ये जो है क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसके एडवाइजर थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही होते थे, पुरोहित होते थे, पुरोहित को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता था। तो वो रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उनके एडवाइजर और प्रधानमंत्री थे। और उन्हीं का नाम चाणक्य है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। और इन्होंने अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स जो बुक लिखा है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बुक है, ये डिप्लोमेटिक बुक है, इसमें कूटनीति की चर्चा है। और इसमें 15 पार्ट्स में यह बुक डिवाइडेड है, और 180 टॉपिक्स पर उस पर चर्चा किया गया है। और इसी विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, जो भी आप इसको देख रहे हैं, इसी को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्थशास्त्र की। उसके बाद 22 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 104, 108, 110, 150। What is the number of Upanishads? 104, 108, 110, 150। उपनिषद ये जो है, अगर इसको देखा जाए तो उपनिषद का अगर मीनिंग देखा जाए तो उपनिषद का मीनिंग क्या हो जाएगा? उपनिषद का अगर मीनिंग पर गौर किया जाए तो हिंदी में हम कहेंगे कि गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उसी ज्ञान को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। यानी प्राचीन काल में, एंशियंट पीरियड में जो गुरु होते थे, उनके सामने उनके पुपिल्स बैठ करके और जो सुनते थे उनसे, और जो कुछ भी सुनते थे, तो सुनने के बाद जो वो ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उसी ज्ञान को हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर द गुरु, गुरु के पास बैठना। इसका अगर अर्थ पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि गुरु के पास बैठना, सिटिंग नियर द गुरु। तो ये 108 उपनिषद है। टोटल जो उपनिषद है उसकी संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, कालिदास। हुज
क्रिएशन इज मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य, मेगास्थनीस, विशाखदत्त, कालिदास। तो ये जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में चर्चा है। ये जो बुक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य एम्पायर के बारे में चर्चा, और ख़ास करके चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें ब्रिसल कहा गया है, ब्रिसल कहा गया है। हिंदी में इसी को हम ब्रिसल ऐसे लिखते हैं। ब्रिसल कहा है कौन? विशाखदत्त ने। विशाखदत्त ने, यानी ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल का, जबकि बाकी जो लोग हैं चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा है। लेकिन ये जो विशाखदत्त है इसने जो अपनी बुक लिखी है मुद्रा राक्षस, जो इसका मुद्रा राक्षस जो क्रिएशन है विशाखदत्त का, इसमें विशाखदत्त ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज ए ब्रिसल। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निम्न कुल का था, वो उच्च कुल का नहीं था। तो नेक्स्ट देखिए, पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। किसने कहा? तो विशाखदत्त ने कहा। इसको ध्यान दीजिएगा। कादंबरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष। हु इज द ऑथर ऑफ कादंबरी? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष। ये अगर देखा जाए गौर से तो ये वन लाइनर हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा नहीं, तो इसमें बाणभट्ट को याद रखिएगा। बाणभट्ट ने आपको कादंबरी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। ए और बी दोनों महावंश। इन विच बुक आर 16 महाजनपदाज मेंशन्ड? अंगुत्तर निकाय, उसके बाद भगवती सूत्र, उसके बाद बोथ ए एंड बी, और लास्ट है महावंश। तो अगर आप इसको देखिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16,000 BC के आसपास, 1600 BC के आसपास, 1600 जो BC है इसके आसपास क्या हुआ था कि ये जो हमारा पूरा इंडिया का जो पार्ट्स देख रहा है वो 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। 16 महाजनपदाज में ये डिवाइड था पूरा आपका इंडिया। जो आपका आज का भारत का मैप देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा था, मतलब मॉडर्न जो इंडिया है उससे बड़े क्षेत्र में ये 16 महाजनपदाज जो है फैले हुए थे, जो अफ़गानिस्तान तक था और इधर बांग्लादेश तक था। तो ये 16 जो महाजनपदा था, तो उस समय इसकी चर्चा किस चीज़ में होगी? तो उस समय जो रहा होगा, जो भी लिटरेचर रहा होगा उसी में होगा ना। तो उस समय यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था। तो जो बुद्धिज़्म के जो आपके इपिक्स थे, धर्म ग्रंथ थे, या फिर जो जैन धर्म के जो ग्रंथ थे, रिलीजियस बुक्स थे, उसी में स्वाभाविक है कि 16 महाजनपद का चर्चा होगा, क्योंकि वही तो रिलीजन था, वही तो लिटरेचर था उस समय का। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ना, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इस दोनों में जो है आपको 16 महाजनपदों की चर्चा है। और ये जो आपका महावंश जो देख रहे हैं इसमें आपको श्रीलंका का, ये श्रीलंका का आपको इतिहास उसमें जो है वर्णित है। और महावंश भी आपको बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड आपका ग्रंथ है। लेकिन महावंश और दीपवंश उसमें आपका नहीं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो देख रहे हैं आप, इसमें आपको ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और इसी दोनों बुद्धिस्ट लिटरेचर में 16 महाजनपदाज का चर्चा है। आज हम लोग ऐसे ही नहीं हवा में नहीं बोल सकते हैं कि हाँ उस समय 600 BC के समय भारत जो है 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 26। कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, जमुना, सरयू, गंडक। कोसल महाजनपदा was situated on the bank of which river? गंगा, यमुना, सरयू,
और गंडक, ये 4 जो है नदियों का नाम दिया है, 4 रिवर के नाम दिए हैं। इसमें से अगर आपको बताना है कि ये जो कोसल महाजनपद है, ये कोसल महाजनपद है किस नदी के किनारे आपको स्थित था, तो ये कन्फर्म रखिए कि ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू, ये जो सरयू नदी है इसके किनारे आपको स्थित था। और आज के समय में इसी को मॉडर्न पीरियड में इसी सरयू नदी को आज के समय में, आधुनिक समय में घाघरा नदी कहा जाता है, घाघरा रिवर। तो ये जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक बहुत ही पावरफुल एक महाजनपद था जिसका नाम था कोसल महाजनपद। इसके बारे में आप शॉर्ट में आप जान लीजिए कि यहाँ का जो किंग था उसका नाम था प्रसेनजित, हिंदी में ही लिखते हैं प्रसेनजित। इसकी एक सिस्टर थी, इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था महाकोसला, महाकोसला। तो ये क्या करता है कि प्रसेनजित जो है ये कोसल महाजनपद का राजा है, किंग है। और अगर देखा जाए तो उस समय जो सबसे पावरफुल जो आपका किंगडम है, जो एम्पायर है, वो हमारे बिहार वाले क्षेत्र में है। और इस पार्ट को कहा जाता है मगध एम्पायर, बिहार वाले को मगध एम्पायर। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। तो बिंबिसार जो है ये क्या करता है, अपना पावर को बढ़ाएगा। तो वो इसके बगल में जो भागलपुर का पार्ट है, क्योंकि इसका जो कैपिटल था वो राजगिरी में था, तो राजगिरी जो अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो राजगिरी में ये बिंबिसार ने अपने कैपिटल को बनाया था। तो पहले ये क्या किया था, भागलपुर में जो अंग महाजनपद था उसको, उस पर अटैक करके उसको जीता। और वहाँ का जो किंग था ब्रह्मदत्त, उसको हरा करके और अपने किंगडम में मिला लिया बिंबिसार। उसके बाद बिंबिसार का नज़र वेस्ट पश्चिम के तरफ बढ़ा। तो पश्चिम की तरफ बढ़ा तो देखा कि बड़ा ही एक मजबूत जो है पावरफुल किंग है जिसका नाम है प्रसेनजित। और ये कहाँ का राजा है, तो ये आपको कोसल महाजनपद का राजा है। अब इसकी एक बहन थी महाकोसला। अब ये बिंबिसार जो है अटैक करता है प्रसेनजित पर और प्रसेनजित को हरा देता है युद्ध में। जब प्रसेनजित हार जाता है तो उसके बाद कहता है कि अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपने बहन का विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। तो ये प्रसेनजित क्या करता है, ये महाकोसला जो उसकी बहन है, इसी के साथ आपको अपनी ये बिंबिसार का विवाह कर देता है। और बिंबिसार का विवाह कर देता है तो प्रसेनजित का जो ये कोसल महाजनपद है, इसी के अंदर में आपको काशी है, आज का जो काशी देख रहे हैं ये काशी प्रसेनजित के अंडर है। तो बिंबिसार का विवाह महाकोसला से हो रहा है, ये प्रसेनजित के बहन से। और ये क्या कर रहा है, काशी जो है वो दहेज में दे रहा है बिंबिसार को। ये आप यहाँ का रेवेन्यू जो है, यहाँ का राजस्व है, टैक्स वसूल करके और आप रख सकते हैं। और उस समय 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख आप कह सकते हैं, जो भी पन था उस समय, जो क्वाइंस था, रुपया हम इसको नहीं बोल सकते, क्वाइंस बोल सकते हैं। जो भी पन या पन नामक सिक्का जो है, कारसापन उस समय फेमस था। तो 1 लाख पर एनम जो है से इनकम होता था काशी से। ये बिंबिसार को प्राप्त हुआ। आगे चल कर के क्या होता है कि इसी का बेटा, बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, ये क्या करता है, ये अपने पिता बिंबिसार का छुरा भोग करके इसका हत्या कर देता है। और उसके बाद खुद जो है ये अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु क्या करता है कि ये मगध का किंग बन जाता है। और मगध का जब किंग बन जाता है तो जिस दिन ये बिंबिसार को अपने पिता का मर्डर करता है छुरा भोग कर, उसी दिन महाकोसला भी मर जाती है। तो जब महाकोसला मर जाती है तो प्रसेनजित को बड़ी टेंशन होता है, क्योंकि प्रसेनजित का भांजा है ये अजातशत्रु। जब बहनोई हुआ उसका ये बिंबिसार, तो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है तो वो भांजा हुआ। तो पता चलता है कि हमारा बहनोई और बहन दोनों मारा गया। तो फिर वो काशी पर कब्जा कर लेता है, ये जो दहेज में दिया था कि अब हम ये किसको देंगे, तो ये कब्जा कर लेता है काशी पर। कौन? प्रसेनजित दोबारा। अब दोबारा कब्जा कर लेता है तो अजातशत्रु भी तो पावरफुल है, ये कहाँ मानने वाला है, ये फिर अटैक करता है प्रसेनजित पर।
और फिर हरा देता है प्रसेनजीत को और कहता है कि अब हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, काशी तो हम दोबारा लेंगे ही, लेकिन अब तुम्हारी जो डॉटर है, अब जो तुम्हारी डॉटर है जिसका नाम क्या है, वाजिरा, इसी वाजिरा के साथ मेरा विवाह करना होगा। तो फिर क्या करता है कि प्रसेनजीत अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करता है और इस तरह से दोनों के बीच एक तरह से मैरिज सिस्टम इस्टेब्लिश करके ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। ये क्या करता है कि अपने पावर, मगध एम्पायर का पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि यहाँ से प्रसेनजीत जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, कोसल महाजनपद का राजा। उसके बाद अंग को मिला लिया, खुद पावरफुल है ही मगध, और इसी तरह से धीरे धीरे क्या करता है, पूरे जो ऑल इंडिया बेसिस पर जो देख रहे हैं, आगे जा कर के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के समय ये अपना एम्पायर जो है ईरान तक पहुंचा देते हैं, हिंदू कुश जो माउंटेन्स है वहाँ तक पहुंचा देते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन चूंकि ये आपका PYQ है तो PYQ में ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें हम आपका सिलेबस भी ढो के चल रहे हैं, और इसको ठीक से अगर आप देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कुछ भी नहीं छूटेगा आपका हिस्ट्री में। नेक्स्ट देखिए 27 तो वन लाइनर है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, मगध, कोसल, कुरु। इंद्रप्रस्था वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा? अंगा, मगध, उसके बाद कोसला, उसके बाद कुरु। मगध का राजगृह था, अंग की राजधानी भागलपुर वाला क्षेत्र चंपा था, और कोसल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती था, और ये कुरु जो है इसी का राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ था। ये कुरु जो महाजनपद है इसी का राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ था, जो दिल्ली वाला भाग है, हरियाणा वाला भाग, जिस जहाँ पर कुरु क्षेत्र है, आपको हरियाणा और दिल्ली वाला जो सटा हुआ बॉर्डर है जहाँ पर कुरु क्षेत्र है, वहीं पर आपको महाजनपद था, जहाँ कुरु वंश के लोग शासन करते थे, और उन्होंने अपना कैपिटल इंद्रप्रस्थ को बनाया था, जो आज दिल्ली वाला पार्ट है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। वन लाइनर में कोई टेंशन नहीं है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? क्लियर है, चंद्रगुप्त मौर्य। हु फाउंडेड द मौर्यन डायनास्टी? चंद्रगुप्त मौर्य। और भी क्वेश्चन आएगा आपको वेरी शॉर्ट में, तो विस्तार से हम इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, तमिल। अब देखिए यहाँ पर इन विच लैंग्वेज आर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, तमिल। अब गौर कीजिएगा, दो चीज़ पर आप गौर कीजिएगा। एक होता है स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं लिपि, और एक होता है आपका लैंग्वेज, इसको बोलते हैं भाषा। तो भाषा और लिपि दोनों दो चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पर बुक, उसके बाद हम लिखते हैं पुस्तक, तो ये जो बुक है उसी का मतलब तो पुस्तक है, लेकिन ये आपका देवनागरी लिपि में है और ये आपका रोमन स्क्रिप्ट में है। तो स्क्रिप्ट और जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उसका जो भी आपका ये लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इसका लैंग्वेज आपको बिल्कुल प्राकृत भाषा होता था, प्राकृत लैंग्वेज में लिखता था। एक क्वेश्चन आज हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कलिंग युद्ध कब हुआ? ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 261 ईसा पूर्व में हुआ। व्हेन डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? 261 BC। तो ये 30 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में थोड़ा इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का जो हिस्ट्री का आपका लेक्चर है 2024 का यहीं हम समाप्त करते हैं।